हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं गणित के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, उनके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बात करेंगे जो कि हर वर्ष रिपीट हो रहा है। बहुत सारे एकदम महत्वपूर्ण सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो फटाफट से शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला सवाल है कि √18 का परिमेयीकरण गुणांक है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, √3, √2, √6, √18। तो परिमेयीकरण गुणांक का मतलब होता है कि इसको परिमेय बनाना है और इसको परिमेय बनाने के लिए इसमें सबसे छोटी संख्या से गुना करना है। अब कौन सी सबसे छोटी संख्या है उसको ज्ञात करना चाहिए। तो इसके लिए हम इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो √18 को हम लिख सकते हैं 3 तिया 9 दूनी 18, यानी 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा और अंदर में रह जाएगा √2। तो इसको परिमेय बनाने के लिए इसमें अगर हम √2 का गुना करेंगे तो ये √2 से √2 एक ठो यहाँ से 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा परिमेय। तो इसका परिमेयीकरण गुणांक हो जाएगा √2, यानी √2 से अगर हम गुना करेंगे तो √18 जो है परिमेय बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि 45 तथा 60 का मौसा। तो मौसा तो आसानी से निकाल सकते हैं। 45 से 60 में भाग देंगे, 45 से कम 45, बचेगा 15, 15 से 45, 3 बार में। तो यहाँ पर देखिए जिससे भाग लगा वही होता है मौसा। तो 15 बार में गया तो इसका मौसा क्या हो जाएगा 15। इसका एक और विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। 45 और 60 वाला है तो 45 को लिख सकते हैं 3 गुना 15 और 60 को लिख सकते हैं 4 गुना 15। तो दोनों में जो कॉमन है तो दोनों में 15 कॉमन है, ये इसका क्या हो जाएगा मौसा। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न कहता है एक अशून्य परिमेय। अशून्य परिमेय का मतलब शून्य को छोड़ करके जो भी संख्या ले सकते हैं आप। तो अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो अशून्य परिमेय को यानी कि शून्य को छोड़ करके 1 2 3 4 ये सब परिमेय है, और बोला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हो गया √2, √3, √5, इन दोनों का गुना। तो एक गुना अगर √2 करेंगे तो √2 ये हमारा अपरिमेय आ गया, या हम 2 गुना √3 करेंगे तो 2√3 ये भी हमारा अपरिमेय है। तो इन दोनों का गुणनफल हमेशा हमेशा अपरिमेय आएगा। ठीक है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो जब हम यूक्लिड विभाजन पढ़ा रहे थे इसी चैप्टर में तो उस समय बताए थे यूक्लिड विभाजन से किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच हम मौसा ज्ञात करते हैं। ठीक है, यह सिर्फ 2 ही संख्याओं के लिए लागू होता है। तो मौसा ज्ञात करने की विधि है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5 कहता है दो संख्याओं a और 18 का लॉग 36 तथा मौसा 2 है तो a का मान। तो हम बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो होता है लॉग गुना मौसा। ये सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉग गुना मौसा। यहाँ पर दो संख्या दिया है a और 18, तो a और 18 का गुना करते हैं, a गुना 18। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉग है 36 गुना मौसा, मौसा दिया है 2। बस इसको हल कर लीजिए। यहाँ ये गुना में है, इसको उधर टपाएंगे हो जाएगा भाग में।
तो 36 गुना 2/18, 18 दूनी 36, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो ए का मान आ गया हमारा 4, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न कहता है कि 5, 15 और 20 के ल100 और म100 का अनुपात। तो अनुपात का मतलब होता है भाग। तो सबसे पहले इन दोनों का ल100 और म100 निकालते हैं। तो 5, 15 और 20 का ल100, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चौके 20। अब नहीं खाएगा तो गुना हो जाएगा, 5 तिया 15 चौके 60, ये हो गया एलसीएम। अब इसका निकालते हैं म100। तो म100 5 से अगर 15 में देंगे तो 5 से 3 बार में चला जाएगा 15, उसके बाद फिर 5 से देंगे 20 में, तो 5 चौके 20। तो इसका म100 भी हो गया कितना 5। अब पूछा है अनुपात, तो अनुपात हम निकाल सकते हैं। अनुपात का मतलब होता है भाग। तो ल100 और म100 का अनुपात पूछा है, तो ल100 है 60 और म100 है 5। कटा देंगे, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, क्योंकि अनुपात का मतलब भाग। तो 12:1, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 8 अगर हम बात करें तो इसमें कहता है यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, P तथा Q क्या है अभाज्य संख्याएं, तो उनका म100। तो याद रखिए कि अगर दो अभाज्य संख्या दिया जाए तो उनका म100 हमेशा 1 होता है। दो अभाज्य संख्याओं का म100 हमेशा क्या होता है 1। नहीं तो चेक कर लीजिए, P का मान 3, 5, 7 ये सब अभाज्य संख्या है, और Q का भी मान ले लीजिए, मान लीजिए 11, 13, 17। तो इनका म100 करके देख लीजिए, 3 और 11 का म100। तो 3 तिया 9, 2 से 3, 2 एकम 2, 1 से 2 खिलाएंगे तो 2 बार में, तो म100 कितना आया 1। तो दो अभाज्य संख्याओं का म100 हमेशा क्या आएगा 1। दो अभाज्य संख्याओं का म100 क्या आएगा 1, ऑप्शन डी। नवा प्रश्न देख लेते हैं। नवा प्रश्न कहता है कि 3 की घात 3 गुना 2 गुना 5, 3 की घात 2 गुना 2 की घात 2 गुना 5 का म100 होगा। तो म100 देखिए, म100 का क्या विधि कहता है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुना। ठीक है, सबसे छोटी घात का गुना ही क्या होता है म100। तो देख लेते हैं, पहला दिया है 3 की घात 3 गुना 2 गुना 5, और दूसरा दिया है 3 की घात 2 गुना 2 की घात 2 गुना 5। तो म100 होता है सबसे छोटी घात का गुना। तो यहाँ पर 3 की घात 3 है, यहाँ 3 की घात 2 है, तो 3 की घात क्या हो जाएगा 2 गुना, यहाँ 2 की घात 1 है और यहाँ 2 है। तो उभयनिष्ठ यानी दोनों में जो सबसे छोटा है वही लिखना है। तो 2 की घात 1 इंटू, यहाँ तो दोनों में बराबर है, तो 5 की घात 1। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 तिया 9 गुना 2 गुना 5, तो 9 पचे 45 दूनी 90, ऑप्शन ए। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको बताते हैं। HCF का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में है, जो दोनों में है उनके गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुना। सबसे छोटा वाला घात लेना है जो दोनों में कॉमन है, बस उनका गुना कर दीजिए, वही हमारा HCF। अब प्रश्न संख्या 10, ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। कहता है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा तथा 5 घंटा का समय लगते हैं। ठीक है, तीनों को प्रस्थान बिंदु पर
पुनः मिलने में लगा समय होगा। ठीक है, तो इस तरह का अगर प्रश्न कहीं पर दिया रहे तो इस तरह के प्रश्न को बनाने की सबसे आसान विधि है कि इनका क्या कर दीजिए, एलसीएम। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे बढ़िया विधि है इनका आप एलसीएम कर दीजिए। समझते हैं कैसे होता है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए इसमें कहता है कि वृत्ताकार पथ है, सवाल कहाँ गया, बोला है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक दौड़ रहा है एक ही स्थान से। मान लीजिए इस बिंदु से दौड़ना प्रारंभ किया तो 3 धावक यानी 3 दौड़ने वाला है। तो पहला जो दौड़ रहा है वह एक चक्कर को 1 घंटा में पूरा कर लिया। फिर दूसरा धावक जब दौड़ेगा तो वह एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है, 3 घंटा। और तीसरा धावक जो है वह एक चक्कर को पूरा करने में 5 घंटे का समय लेता है। तो बोल रहा है कि तीनों धावक इस बिंदु पर एक साथ कब मिलेगा। ये तो बड़ा फैरावला गप हो गया ना, क्योंकि जो 1 घंटा में पहुंच जाता है वो तो तेजी से दौड़ता होगा। अब तेजी से दौड़ता है तो अगर ये यहाँ पर आ जाएगा 1 घंटा में तो 3 घंटा वाला तो पीछे ये रह जाएगा कहीं, और 5 घंटा तो इससे भी पीछे रह जाएगा। तो जब तक 3 घंटा वाला इस बिंदु पर आएगा तब तक ये तो भाग जाएगा पहला न। तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए आप एलसीएम निकाल लीजिए, और एलसीएम निकालने के बाद बताते हैं कि कैसे होगा। तो 1, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा, खाएगा नहीं तो 3 गुना 5 यानी 15 घंटा। यानी 15 घंटे के बाद जो है तीनों फिर से एक ही स्थान पर मिल जाएगा। ठीक है, 15 घंटे के बाद तीनों एक ही स्थान पर मिलेगा फिर से। अब देखिए 15 घंटे के बाद होगा क्या, तो धावक ए जो होगा वह क्या करेगा, 15 चक्कर पूरा कर लेगा। फिर धावक बी मान लीजिए तो 3 घंटा में 1 चक्कर पूरा करता है तो 15 घंटा में 5 चक्कर पूरा करेगा। उसी तरह सी जो होगा वह 5 घंटा में 1 चक्कर करता है तो 15 घंटा में 3 चक्कर। तो चक्कर कम हो जाएगा। ठीक है, जो तेजी से चलेगा वो तो ढेर चक्कर मार लेगा और जो धीरे धीरे चलता है वो कम चक्कर मारेगा। तो चक्कर का संख्या घट जाएगा लेकिन इस बिंदु पर आकर के मिल जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 घंटे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ये सवाल। नहीं समझ में आता है तो 3 दोस्त मिलकर के दौड़िए, 2 बिंदु को ध्यान में रखते हुए देखिए कब जाके तीनों एक ही स्थान पर मिलते हैं। तो कोई दोस्त होगा कम चक्कर मारेगा, कोई दोस्त होगा अधिक चक्कर मारेगा, लेकिन बाद में मिल जाएगा उस बिंदु पर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 11 कहता है यदि 65 तथा 117 का मौसो 65 m घटा 117 के रूप में है तो m का मान है। तो सबसे पहले बोला है 65 तथा 117 का मौसो, पहले मौसो निकालिए। जो सवाल में बोलता है वो कर दीजिए। एक बार में 65 खाएगा, बचेगा 7 में 5 गया 2, 11 में 6 गया 5, 52 से 65 में देंगे तो एक बार में 52, 13 बचेगा, 13 से 52 देंगे, 13 चौकी 52। तो यहाँ पर देखिए मौसो इसका कितना आ गया 13। तो बोला है मौसो जो है इस रूप का है, 65 m घटा 117 के रूप का है इसका मौसो। तो मौसो 13 आया है, इस रूप का है तो इसके बराबर कर दीजिए। बस ये माइनस में है उधर टपा दीजिए, क्या हो जाएगा प्लस में। तो 13 प्लस 117 तो 65 m बराबर 130। अब यहाँ पर देखिए ये गुना में है, 65 गुना m
उधर भेजेंगे भाग में हो जाएगा, तो 130/65, तो 130/65 कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। तो m का मान क्या हो जाएगा? 2, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 कहता है यदि a व b अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है? अभाज्य संख्याएं, तो a और b का लॉसव होगा। तो अगर दो अभाज्य संख्या दिया रहे और उसका लॉसव पूछे तो उन दोनों संख्याओं का गुना ही लॉसव होता है। तो a और b दोनों अभाज्य संख्या है, उसका लॉसव पूछा है तो दोनों का गुना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए a हमारा पहला अभाज्य संख्या 3, b मान लीजिए 7 लिए, दोनों अभाज्य संख्या है। अगर हम इसका लॉसव करेंगे तो नहीं खाएगा, तो इन दोनों का गुना ही करना पड़ेगा। तो इसको माने थे a और इसको माने थे b, तो a और b का गुना ही हो जाएगा इसका लॉसव, ऑप्शन बी, सॉरी सी। प्रश्न संख्या 13 देखिए, प्रश्न संख्या 13 कहता है कि यदि a बराबर इतना 2 की घात 3 गुना 3 की घात 1 गुना 5 और b बराबर 2 की घात 4 गुना 5 गुना 7, तब लॉस ऑफ ए बी होगा। तो a और b का लॉस बोला है, तो लॉस निकालने का अगर अभाज्य संख्या का गुणनखंड दिया रहे तो हम सबसे आसान तरीका बताते हैं। 2 की घात 3 है तो 3 बार 2 होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अगर 2 की घात 4 है तो 4 बार 2 का गुना होगा, फिर 5 है फिर 7 है। इनका एलसीएम पूछा है, तो लॉस क्या होता है? जो पहले दोनों में कॉमन है उसका पहले गुना कर दीजिए। तो ये 2 और ये 2 कॉमन है, फिर एक और 2 कॉमन है, फिर एक और 2 है, यानी 3 2 कॉमन है, ठीक है। फिर जो कॉमन नहीं है उनका भी गुना करना है, पहले कॉमन वाले को ले लीजिए। 5 कॉमन है तो 5 भी गुना में आ जाएगा। अब जो बचा है उनका भी सबका गुना कर दीजिए, तो 3 2 और 7 बचा हुआ है। फिर से समझिए, जो कॉमन है उसको पहले लिख लेना है, ठीक है, जो कॉमन है उसको पहले लिख लेना है, और जो बच गया उन सबको भी लिख के गुना कर लेना है, यही एलसीएम कहता है। तब गुना कर लीजिए, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 5 40, दूना 120, 12 13 36 360 गुना 7, 360 गुना 7। लगता है कुछ गड़बड़ी हो गया। 2 दूना 4, दूना 8 5 40, दूना 80, 8 3 24, 240, 240 गुना 7, 7 चौके 28, 7 दूना 14, 2 16, 1 0 इधर, तो 1680, इसका ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, तो 2 का पूछा, जिसका घात पूछे उसी से अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से खिलाएंगे 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 से फिर खिलाएंगे 36, 2 से 18, 2 से 9। अब देखिए यहाँ पर 2 से नहीं खाएगा तो छोड़ देना है, जिसका पूछे बस उसी का गुना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 4 बार 2 आया है तो 2 की घात 4, तो 2 का घात पूछा है तो 2 का घात 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 कहता है किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप, तो सम संख्या का रूप है तो चेक कर लेना है। m बोला है कोई पूर्णांक ले लेना है, तो सस्ता वाला लीजिए पूर्णांक, 1 2 3 4 ये सभी पूर्णांक है। आप कोई सा भी मान रख के देख सकते हैं। तो m का मान अगर 1 रखेंगे तो 1 + 2 ये 3, ये सम संख्या होगा? नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ भी 1 रख के एक बार देख लेते हैं। 2 गुना 1 2 + 1 3, ये भी सम नहीं है। इसमें देख लेते हैं, 2 गुना 1 2, सम तो आ रहा है, लेकिन और 1 2 संख्या रख के चेक कीजिएगा, नहीं तो कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है। अब इस बार 2 रख के देख लेते हैं, 2 गुना 2 4,
तो इसमें सम आ रहा है, 1 रखे, 2 रखे, 3 भी रखेंगे तो 2 तिया 6, ये भी सम आ रहा है। तो इसका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन डी भी चेक कर देते हैं। 2 गुना 1 घटा 1, तो 2 घटा 1 1, ये भी विषम संख्या है। तो सम संख्या का रूप पूछा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर m का कोई सा मान रखिएगा तो हमेशा सम आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इसके दूसरे पार्ट में बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।